राधे 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 राधे, जय श्री राम। कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऐप एंड कृष्ण सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए जो ये आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यह हम लोग प्रस्तावना पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना प्रस्तावना जो है, यह सर्वप्रथम प्रस्तावना को सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को, कब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता है और संविधान सभा के द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। अब जो है कि प्रस्तावना जो है, यह प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना क्यों बनाया जाए, प्रस्तावना बनाने का उद्देश्य क्या है, यह तथ्य समझना बहुत जरूरी है। तो प्रस्तावना जो है, यह आखिर क्यों बनाया जाए, इसका उद्देश्य क्या है और प्रस्तावना कैसे बनाया जाए। तो प्रस्तावना जो है, यानी प्रस्तावना के इससे कैसे बनाया जाए, यानी स्वरूप तैयार होगा। उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य जो होगा, हमारा जो उद्देश्य क्लियर हो रहा है, यानी यह भारत में प्रस्तावना बनाने का जो स्वरूप है वह उद्देश्य यह देगा क्योंकि भारत में न्याय, भारत की जनता के साथ न्याय कैसे किया जाएगा, न्याय का स्तर क्या होगा, स्वतंत्रता का स्तर क्या होगा। भारत के जो नागरिक है, यह संविधान के द्वारा, संविधान में जो यह प्रस्तावना है जिसका स्वरूप तैयार कराया गया है, उसके अनुसार स्वतंत्रता नागरिकों को कैसे, किन किन क्षेत्रों में दी जाएगी। भारत में जो भी जनता है, जो भी नागरिक है, उनमें समानता कितनी स्तर पे होगी, यह सारे तथ्यों की जानकारी और यह सारे धरातल पर दिखे, इसके लिए यह प्रस्तावना बहुत जरूरी है। आप किसी बुक को लेते हैं तो उसमें देखिएगा कि उस बुक में क्या है, उस बुक में क्या है। आप पूरे बुक को नहीं पढ़ते हैं, उसके पहले एक पेज दिया रहता है जिसमें सारे तथ्य लिखे रहते हैं कि इसमें इतने यूनिट्स हैं, इसमें यह होगा, ऐसे होगा, सारे तथ्य दिए रहते हैं। तो प्रस्तावना जो है, यह संविधान का, हमारे संविधान का एक प्रकार सा परिचय पत्र है। किन्हीं ने बोला कि संविधान का प्रस्तावना जो है, यह संविधान का आत्मा है। किन्हीं ने बोला कि प्रस्तावना जो है, यह संविधान का राजनीतिक जन्म कुंडली है। क्या है, राजनीतिक जन्म कुंडली है। इस तरह से विवाद छिड़ा था, तो उस विवाद को देखते हुए हम लोग प्रस्तावना को आगे बढ़ेंगे। यह जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप बीपीएससी का पेपर देने वाले हो, यूपीएससी का पेपर देने वाले हो, एनटीपीसी का पेपर देने वाले हो, एसएससी का पेपर देने वाले हो, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या अपने खुद के समझ के लिए, यह प्रस्तावना यानी प्रियम्बल जो है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे तरीका से स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड में सेट करें। आप कभी एग्जाम में जाएं और इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। और मेरा प्रयास रहता है कि कोई भी टॉपिक लाए वह ज़्यादा लेंदी ना हो, वह ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लेंदी ना हो। जिससे होता क्या है कि ज़्यादा लेंदी होने के बाद इंसान पढ़ना ही छोड़ देता है, ज़्यादा बोझ बढ़ने के बाद समझने की इच्छा नहीं जगती है। तो कम समय में आपका दमदार तरीका से तैयारी कराया जा रहा है। आइए प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। तो प्रस्तावना जो है, यह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात उद्देशिका के रूप में पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपना लिया जाता है। यह डेट याद रखे रहिएगा, 22 जनवरी 1947। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया तथा आगे चलकर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हो गया। अब बात है कि जो यह प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम किस देश में शुरू होता है, इसका आधार क्या है, इसकी भाषा जो आई कहां से आई। तो प्रस्तावना का जो विचार है, यह अमेरिका से आया।
प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम अमेरिका से। प्रस्तावना का जो आधार है यानी उसका जो बेस है यह उद्देशिका, उद्देशिका जो है उद्देशिका यानी उद्देश्य प्रस्ताव, और भाषा जो आप लोग देखें यह ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना जो है इसका विचार यानी थॉट जो है यह अमेरिका से, यूएसए से। आधार इसका जो है यह उद्देश्य प्रस्ताव है इसका आधार, और भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यह लगातार एग्जामों में मिला है, एनटीपीसी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। अभी हाल ही में बीपीएससी 69 में भी आया था कि प्रस्तावना किस देश का विचार है। एनटीपीसी में आया हुआ था कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। तो आप लोगों को यह तथ्य जो है बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि प्रस्तावना का विचार जो है यह अमेरिका से लिया गया है, आधार जो है यह उद्देश्य प्रस्ताव है, और भाषा जो लिया गया है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो प्रस्तावना के बारे में जो मतभेद है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957, और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, इसमें क्या कहा गया है कि प्रस्तावना जो है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में कहा गया है। और यह भी कहा गया सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम न्यायालय की सहायता नहीं ले सकते हैं। साथ साथ में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ अगर सरकार करे या कोई नागरिक करे तो इसके लिए हम लोग न्यायालय से सहायता नहीं ले सकते हैं। यह जो है आप लोग देखे हैं यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, जिसमें क्या कहा गया है प्रस्तावना जो है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जिसके कारण अगर सरकार या नागरिक किसी प्रकार की अवहेलना करते हैं तो हम न्यायालय की दरवाजा नहीं खटखटा सकते। अब बात क्या है बेरुवाड़ी संघवाद, यानी देखिए बेरुवाड़ी संघवाद जो मामला है 1960, बेरुवाड़ी संघवाद जो मामला है मामला यह 1960, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इसमें उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है, अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। बेरुवाड़ी संघ जो मामला 1960 है इसमें उच्चतम न्यायालय प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 जो है इसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है यह प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं मानता है, इसीलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, यानी केशवानंद भारती वही केरल राज्यवाद वाले केशवानंद भारती जी जो है यह 1973 में क्या बोलते हैं, इस केसवाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के व्याख्या को अस्वीकार कर दिया, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद वाले में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व के व्याख्या को अस्वीकार कर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, तथा प्रस्तावना को क्या माना, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना तथा अतः देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट जो है यह प्रस्तावना को संविधान का अंग मानता है। और यह कहा गया कि आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान का संशोधन किया जाता है, तो अतः 368 अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 वाले मामला जो है, केशवानंद वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है
यह सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय पूर्व के जितने ही मामले थे उन्हें खंडित कर दिया और बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, लेकिन इसके मूल ढांचों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसमें संशोधन किया जाएगा, सकारात्मक संशोधन किया जाएगा, न कि नकारात्मक संशोधन किया जाएगा। यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद वाले मामला में 1973 वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया। आइए हम लोग देखते हैं केशवानंद भारती बनाम 1973। इस केस में यानी इस केसवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के व्याख्या को अस्वीकार कर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, अतः 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। इस केसवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के व्याख्या को अस्वीकार कर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, अतः अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब बात देखिए नोट क्या कर रहा है। नोट जो है केशवानंद भारती बनाम वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा माना। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं इस संविधान का प्रस्तावना जो है मूल ढांचा है। यह केशवानंद भारती बनाम 1973 का जो मामला है इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि मूल ढांचे में सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है, नकारात्मक नहीं संसद के द्वारा। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना जो है यही आप लोग जो पढ़ते हैं आपके बुक के फर्स्ट पेज पर दिया रहता है प्रस्तावना। अब यहां हम लोग लाइन देख रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, यानी हमारा जो प्रस्तावना है उसका स्वरूप जो है 5 तरीका का स्वरूप आप देख रहे हैं। किस तरह का स्वरूप हम लोग अपना संविधान का प्रस्तावना स्वरूप कैसे तैयार करेंगे, यानी स्वरूप कैसा होगा और वह किसके लिए, भारतीय जनता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। तो हमारा जो स्वरूप होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभु, यानी हम अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय ले सकते हैं। दूसरी बात क्या देखें हम लोग, समाजवादी। क्या देखे, समाजवादी के बाद देखिए समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद क्या देखे लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यह जब भी आप देखिएगा सीक्वेंस में देखिएगा, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जामों में यह क्रम लगाने के लिए देता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यह 5 जो है, यह 5 यही स्वरूप है जिस स्वरूप को हम लोग अपने प्रस्तावना के द्वारा तैयार कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे बनाएंगे। हम लोग देखिए हम भारत के लोग बनाएंगे अपने प्रस्तावना को किस तरह का, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अभी जो हम यह फैक्ट पढ़ रहे हैं यह पीटी के दृष्टि से पढ़ रहे हैं। जब हम लोग इसको मेंस के दृष्टि से पढ़ेंगे तो एक एक को डिफाइन करेंगे। पहले आपको स्वरूप आना तो होना चाहिए, पहले तो आपको पता नहीं है। आपसे अभी कोई पूछ देता कि स्वरूप क्या है प्रस्तावना का, कितने स्वरूप है, तो नहीं पता है। और मेंस का पेपर, मेंस राइटिंग करिएगा, मेंस लिखिएगा, अरे मेंस में क्या लिखिएगा, पहले से कुछ पता ही नहीं है तो पहले याद कर लीजिए इसको। उसके बाद अगर पेटी निकालिए, पहला पड़ाव पास करिए, फिर नेक्स्ट पड़ाव भी अच्छे से कराएंगे। तो क्या क्या देखे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यह हमारा प्रस्तावना का स्वरूप हुआ। क्या हुआ स्वरूप, क्या क्या देखे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। यह आपका 1 2 3 4 और 5 यह आपका क्या हुआ स्वरूप। ऐसे बनाने के लिए देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, अब जो है यह क्यों बनाया जाएगा, बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो बनाने के पीछे जो उद्देश्य है, यह आपका उद्देश्य जो है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका उद्देश्य है न्याय दिलाना। न्याय दिलाना, क्या दिलाना, न्याय दिलाना। और न्याय कितने स्तर पर दिलाना, तो न्याय 3 स्तर पर दिलाना। देखिए यह जो स्वरूप तैयार किया गया, यह भारत की जनता, भारत के नागरिकों के लिए न्याय दिलाना। और न्याय कितने स्तर पर, तो 3 स्तर पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। यह भी क्रम से याद रखिएगा। सामाजिक स्तर पर न्याय दिलाइएगा, आर्थिक स्तर पर न्याय मिलेगा,
राजनीतिक स्तर पर न्याय मिलेगा। यानी प्रस्तावना में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, प्रस्तावना में कितने स्तर की न्याय की बातें की गई है, प्रस्तावना में न्याय की बातें कितने स्तर पर की गई है, तो प्रस्तावना में न्याय की जो बातें की गई है यह 3 स्तर पर न्याय की बातें की गई है। सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और राजनीतिक स्तर पर न्याय की बातें की गई है। यह सारे को डीप में कराया जाएगा। पहले आप पीटी फैक्ट तैयार करिए दमदार तरीके से और पीटी में रिजल्ट लीजिए, नहीं तो मेंस आंसर राइटिंग तो आ ही जाता है, खूब आ जाता है, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन पीटी में कभी रिजल्ट नहीं बनता है। पहले पीटी में रिजल्ट लीजिए, उसके बाद मेंस का टेंशन रखिए। यह ना कि पहले मेंस मेंस, अरे मेंस में क्या लिखिएगा, टॉपिक तैयार है, सोच के देखिए। इसके पहले क्या पता था कि प्रस्तावना में न्याय की बातें कितनी स्तर पर की गई है? अगर पता भी था, सीक्वेंस पता था, नहीं पता था, ईमानदारी से पूछिए अपने आप से। अभी आपको पता हो गया कि न्याय की बातें जो प्रस्तावना में की गई है 3 स्तर पे की गई है, सामाजिक स्तर पे न्याय, आर्थिक स्तर पे न्याय, राजनीतिक स्तर पे न्याय की बातें की गई है। यह भी आपको सीक्वेंस में याद रखना होगा। तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यह 3 स्तर पर न्याय की बातें की गई है। कितने स्तर पर? 3 स्तर की बातें की गई है। अब बात क्या आता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्या क्या बोले? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, यह 5 स्तर है। विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, देखिए क्या 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 देखना था? विचार देखना था, उसके बाद अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यह 5 स्तर पर स्वतंत्रता की बातें की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यह 5 स्तर पर। कितने स्तर हुए इसके भी? 1 2 3 4 5। यह प्रस्तावना में 5 जो स्तर है, इस पर स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उसके बाद हम लोग देखेंगे धर्म और उपासना, यह 5 स्तर पर स्वतंत्रता की बातें की गई है। यह जो प्रस्तावना है इसमें समानता 2 स्तर पर बातें की गई है। समानता की, समता या समानता 2 स्तर की बातें की गई है। वे 2 स्तर जो है प्रतिष्ठा एवं अवसर, प्रतिष्ठा एवं अवसर, क्या क्या है? प्रतिष्ठा एवं अवसर, यह 2 स्तर पे जो है, इन 2 स्तर पर आपकी समानता की बातें की गई है। कितने स्तर है? 2 स्तर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता 2 स्तर पर। कितने स्तर पर? 2 स्तर पर। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प कर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन फंसाता है। चला, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में देखिए क्या देता है? प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया, प्रस्तावना को कब अधिनियमित किया गया और प्रस्तावना को कब आत्मर्पित करते हैं, कब आत्मर्पित किया गया है, यह तीनों आता है। और प्रस्तावना को कब लागू किया गया है? तो प्रस्तावना जो है यह 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना को क्या किया गया? लागू कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित अगर दे दे तो यह तारीख आप लोग को याद करना होगा। यह तारीख है आपका 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। देखते हैं फिर आगे हम लोग नोट जो है, अब हम लोग देखेंगे नोट अपना। नोट में क्या है? प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है, प्रीएम्बल में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन? इंदिरा गांधी के समय ऐसा हुआ है। एक बार प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक बार संशोधन किया गया है।
अब संशोधन जो किया गया है, संशोधन कर 3 शब्द जोड़े गए हैं, संशोधन कर 3 शब्द को जोड़े गए हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के धारा 2 3/1/1977, याद रखे रहिएगा। यह डेट आपको प्रत्येक बुक में नहीं मिलेगा और यह धारा भी नहीं मिलेगा। धारा 2 तारीख याद रखे रहिए, 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। यानी इसमें शामिल किया गया, किसको शामिल किया गया? तो समाजवादी शब्द को शामिल किया गया। क्या शामिल किया गया? समाजवादी शब्द को शामिल किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। 2 नंबर आइए, राष्ट्र की एकता जो दिया हुआ है, यानी इसमें जोड़ दिया गया अखंडता। क्या जोड़ दिया गया? अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह 3 शब्द आपको 42वां संविधान संशोधन 1977 के तहत जोड़ा गया। धारा कौन सा होगा? धारा 2 होगा। और तारीख जो है आपका 3 जनवरी 1977, 3 जनवरी 1977। अगले स्लाइड पे हम लोग देखने वाले हैं। अभी जितने बातें आपको पढ़ाई गई है उनका निचोड़ है। प्रस्तावना के देखिए यह स्वरूप है। 5 स्तर पर स्वरूप आपको बताया गया था। प्रस्तावना के स्वरूप देखिए, यह स्वरूप हो गया प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जैसे सीक्वेंस में है वैसे ही याद रखे रहिएगा, क्योंकि बीपीएससी हो, एनटीपीसी हो, यूपीएससी हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीक्वेंस लगाकर देता है और चारों ऑप्शन आपको सेम दिखेगा, अंतर सीक्वेंस का रहेगा। यहाँ पे प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। करता क्या है, आपको क्वेश्चन जो देगा ऑप्शन 1 प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह एक ऑप्शन दे देगा। दूसरा ऑप्शन जो सेम दिया है, तीसरा ऑप्शन ऐसे ही चेंज करके दे देगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप समझिए पहले कैसे बनाइएगा। मान के चलिए इसी को हम आपको ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन 1 में कर दिए 1 2 3 4 5, ऑप्शन बी में कर देंगे हम 2 3 1 4 5, ऐसे ही ऑप्शन सी में कर देंगे 1 3 2 5 4। अब यह लगा रहेगा और आपको अगर अच्छे से याद होगा तो ही आप बना सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बनाइएगा। यह रिवीजन करने से नहीं हो जाएगा, यह प्रस्तावना रटने से भी नहीं हो जाएगा। इसको जानने के लिए आपको एक एक पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए कि हमारा संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप क्या है। तो स्वरूप जो है यह सबसे पहला मेरा स्वरूप है। क्या आप देखें, प्रभुत्व संपन्न, दूसरा जो है समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक और पांचवा जो है 5 नंबर गणराज्य। यह आपको स्वरूप याद करना होगा। न्याय जो है, न्याय 3 स्तर पर न्याय की बातें की गई है। न्याय देखिए 3 स्तर पे बातें की गई है और इसका भी सीक्वेंस आपको आना चाहिए। पहला समाजवादी, दूसरा आर्थिक और तीसरा जो न्याय की बातें की गई है वह राजनीतिक स्तर पर बातें की गई है। फिर हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता जो है हमारा, स्वतंत्रता कितने स्तर पर किया गया है? तो स्वतंत्रता जो है हमारा यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उसके बाद से धर्म और उपासना। क्या क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यह 5 जो है यह स्वतंत्रता की बातें प्रस्तावना में 5 स्तर पे स्वतंत्रता की बातें की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना, 5 स्तर पर क्या किया गया है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बातें की गई है। उसके बाद देखेंगे समानता। समानता आप सभी को बता चुके हैं, सारे पढ़ा चुके हैं, बस उसका जो है यह क्रीम देख रहे हैं, क्रीम है। यह समानता 2 स्तर पर है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता या समता, 2 स्तर पे बातें की। इसमें भी आप क्या याद रखे रहिएगा, पहले आपको प्रतिष्ठा, जब आदमी प्रतिष्ठित होगा तभी ऑफर मिलता है, यानी अवसर मिलता है। तो पहले प्रतिष्ठा तब अवसर, यह समानता की बातें की गई है। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं संविधान प्रस्तावना की कुछ प्रमुख तथ्य। प्रस्तावना के जो प्रमुख तथ्य है उसको हम लोग देखने वाले हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। प्रस्तावना के अनुसार समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग हैं। क्या है? हम भारत के लोग।
प्रस्तावना के अनुसार समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत हम भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है। यानी जो है, जो भी कहा गया है, यानी इसमें अभी आप लोग देख चुके हैं कि भारत की जो जनता है, भारत के लोग हैं, यानी हम भारत के जो लोग हैं, यही जो है मेन सारे पावर जो है, सारे पावर संप्रभुता इन्हीं को दिया गया है। नोट, 42वां संविधान संशोधन 1976 के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यह 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। यह समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है, यह आप लोग स्वरूप में ही देख लिए थे, जिसे जोड़ा गया। और एक राष्ट्रीय एकता, और उसके बाद उसमें जोड़ दिया गया अखंडता। एकता, एकता जो बनता है यह मनोवैज्ञानिक रूप से बनता है, और अखंडता जो है यह भौगोलिक रूप से है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, भारत में होता क्या है कि बिहार का कोई वर्कर जो है वह यूएई गया काम करने, झारखंड का कोई गया है, असम का कोई गया है, तो वहां अगर किसी प्रकार की घटना बिहार के नागरिक के साथ होता है, आसपास में अगर केरला हो, असम हो, भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का अगर वर्कर वहां काम कर रहा है, तो इन वर्करों में एकता देखी जाएगी। यानी वह बिहारी वर्कर के लिए एकजुट हो जाएंगे लड़ने के लिए। यह मनोवैज्ञानिक हो गया। एकता जो बात की गई है प्रस्तावना में, यह मनोवैज्ञानिक हुआ। अखंडता हम लोग देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से। अगर जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, अगर जम्मू कश्मीर को मिला लिया जाता है जो अभी पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे में है, तो यह भौगोलिक रूप से हम लोग के बीच मनोवैज्ञानिक क्या हुआ है, लगाव है। यानी वह क्षेत्र मिलाया जाएगा जम्मू कश्मीर साइड में, लेकिन केरला के लोग भी खुश होंगे, वह भी पटाखा फोड़ेंगे। असम के लोग भी खुश होंगे, वो भी पटाखा फोड़ेंगे, क्योंकि वह पीओके वाला क्षेत्र जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, वो हम लोग का भौगोलिक दृष्टि से हम लोग का है, यानी संपूर्ण भारतीय का है। इसीलिए इसमें कहा गया है राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। तो प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, जो कि एमवीवीआई है। इसको आप लोग माइंड में फिट करके रखे रहिए। अगला देखिए, देखा जाएगा प्रस्तावना के संबंध में किसने क्या कहा, यानी प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। जो संविधान का प्रस्तावना है यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यह सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि प्रस्तावना जो है, संविधान की जो यह प्रस्तावना है, यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना क्या है? यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यह किसने कहा था? तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी बोले थे कि संविधान का प्रस्तावना जो है यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना जो है यह संविधान की आत्मा है। यह किसने कहा था? तो ठाकुरदास भार्गव, पंडित ठाकुरदास भार्गव जी जो थे, यह प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया। क्या बताया? प्रस्तावना जो है यह संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना के बारे में राजनीतिक जन्म पत्री यानी जन्म कुंडली, प्रस्तावना जो है यह संविधान का राजनीतिक जन्म पत्री या जन्म कुंडली, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल या संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल, यह के.एम. मुंशी, कौन बोले थे? के.एम. मुंशी। राजनीतिक जन्म पत्री, जन्म कुंडली, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल, यह जो बातें बोले थे यह हमारे कौन बोले थे? के.एम. मुंशी जी बोले थे। फिर हम लोग देखने वाले हैं संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र है, यह N.K. पालकी वाले ने बोले थे। संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है, यह N.K. पालकी वाले बोले थे। प्रस्तावना जो है संविधान का आत्मा है, यह पंडित ठाकुरदास भार्गव जी बोले थे। राजनीतिक जन कुंडली है, राजनीतिक जन कुंडली है प्रस्तावना के बारे में, यानी जन्म पत्री है, यह आपको कौन बोले थे? यह बोले थे के.एम. मुंशी जी। संविधान प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर बोले थे। प्रस्तावना जो है यह संविधान का
दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर जी बोले थे। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, यह पंडित ठाकुरदास भार्गव जी बोले थे। के बाद हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना जो है एक परिचय पत्र है, यह एन के पालकी वाले, कौन, एन के पालकी वाले ने बोले थे। और प्रस्तावना जो है यह संविधान के राजनीतिक जनपत्री है, यह आपको के एम मुंशी बोले थे। प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है, यह सर अनरेस्ट वार्कल, सर अनरेस्ट वार्कल जो कि अंग्रेजी राजनीतिक शास्त्री है, और इन्होंने पुस्तक भी लिखा था, इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया है। यह एम हिदायतुल्लाह जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश, और यह जो है हमारे क्या रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे इन्हें, यह कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं एम हिदायतुल्लाह जी। और एम हिदायतुल्लाह जी क्या बोले थे? प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीके को दर्शाता है। यह एम हिदायतुल्लाह जी बोले थे। यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और साथ साथ में इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे अपना पदभार संभाला था। आगे हम लोग देखेंगे सर अनरेस्ट वार्कल, सर अनरेस्ट वार्कल जो पुस्तक लिखे थे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, यह पुस्तक सर अनरेस्ट वार्कर ने लिखा था। इस पुस्तक में इन्होंने प्रस्तावना का उल्लेख किया है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक सर अर्नेस्ट वार्कल, इस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख उसने किया है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट में LIC ऑफ इंडिया बनाम 1995, इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा कहा है। LIC ऑफ इंडिया वाद, देखिए LIC ऑफ इंडिया वाद 1995, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग बताया है, आंतरिक हिस्सा कहा है। क्या कहा है? आंतरिक हिस्सा कहा है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस तरह का दमदार जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, इसको अच्छे से अध्ययन करिए, और इन सारे टॉपिकों को पर आपको मिलेगा MCQ दमदार वाले, जो कि UPSC, BPSC, NTPC किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हो। ऐसा नहीं है कि जो NTPC में पूछा है वह SSC में नहीं आएगा, जो SSC में पूछा है वह BPSC के एग्जाम में नहीं आएगा। प्रस्तावना में जितने तथ्य है वो सारे एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। इसीलिए आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं अच्छे से, तो आप जो है यह कृष्ण सर यूट्यूब चैनल और कृष्ण सर कॉम्पिटिटिव ऐप जो है, जिस पर क्लास चल रहा है, वह क्लास आप अच्छे से परचेज करिए, या यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो अच्छे से कंटिन्यू प्रत्येक वीडियो को देखिए। और प्रत्येक वीडियो का आप लोग को मिलेगा MCQ, जो आपको ज्यादा प्रस्तावना के बारे में एक ज्यादा से ज्यादा समझ देगा, जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा तो आपको पहले ही से पता रहेगा कि यह एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है और पहले किस तरह आया हुआ है, और इस एग्जाम में हम जा रहे हैं तो किस तरह का क्वेश्चन से सामना करना पड़ेगा। यह जो डर भय है पहले से ही समाप्त हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।